है आपका कोरल रीफ। कोरल रीफ जब हम बात करते हैं ना, तो कोरल रीफ के साथ वर्ड तो बड़ा अजीब सा है। ज़ाहिर सी बात है, कोरल रीफ जब तक हमारे दिमाग में कुछ दिखेगा नहीं तब तक हमें वो इंटरेस्टिंग लगता नहीं। तो एक डायग्राम के साथ ही हम कोरल रीफ को बताना शुरू करते हैं, सिर्फ लिखने से काम नहीं चलेगा। तो जब हम बात करते हैं कोरल रीफ क्या है इसमें, तो हमारे पास कुछ बेसिक स्ट्रक्चर्स होने चाहिए। कोरल होता क्या है, कोरल होता क्या है और कोरल के साथ कितने क्वेश्चंस आते हैं इसमें। देखिए, डार्विन ने एक सिद्धांत दिया था जिसको हम सबस्टाइज थ्योरी कहते हैं। इस सिद्धांत के बारे में भी कुछ बात कर लेते हैं, लेकिन कोरल क्या होता है सबसे पहले उसको समझते हैं। कोरल का मतलब होता है कि ओशन में पाया जाने वाला वैसा पॉलिप्स, ऐसा पॉलिप्स या प्रवाल जो कि कैल्शियम कार्बोनेट को सिक्रेट करते हैं। सिक्रेट करने के बाद जब उनका डेथ हो जाता है ना, तो वो कैल्शियम कार्बोनेट की जो बॉडीज़ होती है, हमें पता है ना हमारे बोन्स में भी जो है कैल्शियम होता है ना। अच्छा, कोई एनिमल बताइए जिसका ऊपर का शेल जो है वो ठोस है। टॉर्टाइज ले सकते हैं, बहुत सारे ऐसे हैं, जैसे कि हॉर्स फेस करके जानते हैं क्या। तो बहुत सारे ऐसे जो है, बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं ओशन में जो कि कैल्शियम के पॉलिप्स को बनाते हैं। तो ये पॉलिप्स, जब ये जो पॉलिप्स मतलब कैल्शियम सिक्रेटिंग ऑर्गेनिजम्स, जब मैं पॉलिप्स बोलूँगा तो कैल्शियम सिक्रेटिंग ऑर्गेनिज्म को याद करना, ठीक है, जो कैल्शियम को सिक्रेट करते हैं। तो जब ये इनकी डेथ हो जाती है ना, तो डेथ होने के बाद ये कैल्शियम सिक्रेट करने वाले ऑर्गेनिजम्स आपस में जुड़ जाते हैं, आपस में चिपक के, और चिपक कर एक शेल बना लेते हैं, यानी ठोस आकार बना लेते हैं, जिसको कि हम कोरल का रीफ कहते हैं। तो ये कोरल रीफ बनता कैसे है, इसके लिए कौन कौन सा सिद्धांत है और कौन सा सिद्धांत सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। जैसे कि हमें पता है इसमें कि थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन करके एक किताब लिखी थी, इसका नाम था चार्ल्स डार्विन ने एक किताब लिखी थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, और इवोल्यूशन में बताया उन्होंने सर्वाइवल ऑफ द, वही जिएगा जो कि सर्वाइव करने की सर्वोच्च योग्यता रखता है ना। अगर आपके पास योग्यता होगी तो आप सर्वाइव करेंगे, अदरवाइज आपकी डेथ हो जाएगी। फॉर एन एग्जाम्पल, इस धरती पर अभी तक सबसे बड़ा जो जानवर रहा है आदित्य, कौन रहा है इसमें, खड़े होकर बताइए आप। धरती पर सबसे बड़ा एनिमल कौन रहा है अभी तक, क्यों एक्सटेंड क्यों हो गया होगा जी। नहीं, थोड़ा सा बैठ जाइए और कंसंट्रेशन रखिए, बातचीत ना करिए। तो धरती पर सबसे बड़ा जो हमारा एनिमल था जिसको हम कहते थे डायनासोरस, वो उसके पास सर्वाइवल स्किल्स नहीं थे। यानी कि अलग अलग जोन में जाने के बाद धरती का अलग अलग एज जो हुआ ना, उस एज में अपने आप को सर्वाइव नहीं करा पाया। और जिसने भी सर्वाइवल स्किल सीख लिया उसके बाद उसका लाइफ जो है धरती पर परमानेंटली बन गया। जैसे कि ह्यूमन में सर्वाइवल स्किल कैसे समझ सकते हैं, ह्यूमन ने सबसे पहले अपने आप को मंकी से सर्वाइवल स्किल्स में लेके गया। 4 फुटेड एनिमल से हम 2 फुटेड एनिमल में कन्वर्ट हो गए, और उसके बाद हमने वो सारे सेक्शंस को चेंज किए जो कि हमारे पास ज़रूरत। जैसे कि हमारे पास पहले दिमाग का स्ट्रक्चर बड़ा था, अब ये दिमाग छोटा हो गया। पहले इतना बड़ा सर लेके घूमते थे, अब छोटा सर है। अच्छा, हम कहते हैं जंगल का राजा कौन, शेर। शेर का सर देखिए कितना बड़ा है, लेकिन उसको भी कंट्रोल करने वाला ह्यूमन बीइंग, छोटा सा तो दिमाग है। यानी कि एक बड़े से कंप्यूटर के फॉर्मेट को हमने स्मार्टफोन अपने दिमाग में रख लिया। तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का सिद्धांत डार्विन का सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेड है, और डार्विन के ही एक सिद्धांत को जिसको हम सबस्टाइज सिद्धांत कहते हैं, इसमें इस सिद्धांत में क्या कहा गया इसको समझने का प्रयास करते हैं। इन्होंने कहा इसमें कि भाई सबसे पहले ओशन के नीचे से कोई वॉल्केनिक इरप्शन से आइलैंड बना होगा। वॉल्केनिक इरप्शन से आइलैंड बनने के बाद, अब क्योंकि ओशन में जो पाए जाने वाले पॉलिप्स होते हैं, पॉलिप्स मतलब क्या होता है, कैल्शियम सिक्रेटिंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो इनके सराउंडिंग में बैठ जाते हैं। तो सराउंडिंग में बैठने पर जो सबसे पहला स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम कहते हैं फ्रिंजिंग रीफ। तो ऐसा कोई कोरल जो कि किसी भी आइलैंड के साइड में सराउंड, जो इसको हम क्या कहते हैं, इसको साइड, यानी कि टापू के बिल्कुल बगल में, यानी कोस्टल बाउंड्री पर चिपक के बहना, इसको हम कहते हैं कोरल रीफ, जो कि हम फ्रिंजिंग के नाम से जाने, नाम सिर्फ अलग अलग किया। बाद में फ्रिंजिंग रीफ जो हो गया। अब इन्होंने क्या कहा, देखिए इन्होंने कहा सबसे पहले किसका नाम लिया इन्होंने, वॉल्केनिक माउंटेन का, वॉल्केनो का नाम लिया। वॉल्केनो सबसे पहले महासागर में हुआ या कोई भी ओशन में हुआ। ओशन में होने के बाद इसके सराउंड में जो है पॉलिप्स जमा हो गए, पॉलिप्स जमा होने से फ्रिंजिंग रीफ बना दिया। लेकिन समय के साथ साथ ये वॉल्केनिक माउंटेन जो है वो नीचे सबमर्ज होते गए। अब पहले उतना ऊंचा था, अब ये जो पहले इसके पास लगे हुए था, अब ये दूर चले गए, अब ये दूर दिखने लगे, क्योंकि पहले तो पास था, अब ये नीचे डूब गया। तो जाहिर सा बात है, अब ये दिख रही ये रहा है और ये दूर चला गया है। इसमें दिमाग में इमेजिनेशन को बनाने का प्रयास करेंगे, समझ में आएगा। एक और इमेजिन लूँगा इसका, तो अब ये चीज़ अगर ये थोड़ा सा डूब जाएगा तो इसकी दूरी बढ़ जाएगी और ये आइलैंड यहाँ पर छोटा दिखेगा इसमें। तो इस स्ट्रक्चर को हमने कहा बैरियर रीफ, यानी कि मेन आइलैंड से ये दूर हो गया। तो बैरियर रीफ में क्या होता है, बीच में पानी भर जाता है और इसके जो
कोरल्स हैं वो बहुत दूर दूर में फैल जाते हैं। तो ये बैरियर रीफ हो गया। इसके बाद जब ये पूरी तरह से ये डूब जाता है तो डूबने के बाद ये स्ट्रक्चर के ऊपर जो है कोरल बन जाता है, जिसको हम कहते हैं एटॉल। तो 3 स्ट्रक्चर्स पे जो है डार्विन ने सबमर्ज सिद्धांत का दिया है कि किसी भी वॉल्केनिक माउंटेन को लेंगे और माउंटेन के ऊपर जो है, वॉल्केनिक माउंटेन ओशन में आता है और ओशन में आता है जहाँ पर 2 प्लेट्स आपस में जुड़ सकती है, वहीं पर वॉल्केनोज बन सकते हैं। और ओशन में 2 प्लेट जो बनती है इसमें, वो ओशन के बीच में होती है कि लैंड के साइड में होती है? बीच में होने का चांस ही नहीं है, लैंड के साइड में, यानी कि कॉन्टिनेंट के बगल में ही 2 प्लेट जुड़ सकते हैं। बीच में होता तो ओशन के 2 प्लेट कैसे बढ़ जाते हैं, ऐसा नहीं होगा इसमें। तो ज़्यादातर इसके चांसेस हैं कॉन्टिनेंट के साथ सटे हुए होना। तो यहाँ पर जैसे कि हमारे पास मैंने कहा ज़्यादातर चांसेस कहाँ पर होते हैं, जहाँ पर कॉन्टिनेंट और ये मिल जाते हैं। अब ये जो है पहले स्टेज में वॉल्केनिक माउंटेन आ गया और माउंटेन जो है धीरे धीरे अब श्रिंक कर रहा है, धीरे धीरे नीचे धंस रहा है। जैसे कि किसी का मकान जो होगा वो 20 साल के बाद और नीचे की तरफ श्रिंक कर जाता है, थोड़ा सा सबस्टाइज हो जाता है। तो यहाँ पर धंसने के सिद्धांत के बेसिस पर पहले जो कोरल इसके साइड में जमा था, अब वो दूर की तरफ खिसक गया और लास्ट में जब बिल्कुल डूबने की स्थिति में पहुँच गया तो इसके ऊपर जब कोरल बन जाता है तो यहाँ पर जो पानी पाया जाता है उसको हम कहते हैं फ्रेश वाटर। और ये सिद्धांत को इस तरीके से डार्विन की नज़र से देखा जाए तो 4 डिफरेंट स्टेजेस ऑफ कोरल रीफ होते हैं। सबसे पहला होता है वॉल्केनिक माउंटेन, दूसरा होता है फ्रिंजिंग रीफ, तीसरा होता है बैरियर रीफ और चौथा होता है एटॉल। ये 4 स्टेजेस। तो डार्विन का सिद्धांत, क्योंकि डार्विन धरती पर सबसे ज़्यादा पॉपुलर साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इवोल्यूशन का थ्योरी को दिया है, इसलिए इसके बेसिस के ऊपर जो रिसर्च होते हैं वो ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो इस डायग्राम को देखने के बाद जो है अब हमारे दिमाग में आता है कि भाई एटॉल के साथ या रीफ के साथ हमें क्या क्या चीज़ों को समझना है। तो सबसे पहले हमें जो है कंडीशंस ऑफ कोरल के बारे में बात करना है। पूरी तरह से ध्यान होगा तब समझ में आएगा, अदरवाइज़ सावधानी थोड़ी भी नहीं रहेगी तो पूरा चैप्टर गायब हो जाएगा। तो सबसे पहले कोरल को जमने के लिए, ओशन में कोरल को जमने के लिए क्या क्या चीज़ चाहिए हमें समझना होगा। ओशन में कोरल हर जगह पर नहीं पाया जाता है। पहला कंडीशन है कि 30 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री साउथ के बीच में ही पाया जाता है। धरती को ले लेंगे, धरती में 0 डिग्री है और ये 30 डिग्री ऊपर से 30 डिग्री साउथ के बीच में ये पाया जाता है। ऐसा क्यों होता हो? क्योंकि कोरल को बनने के लिए जो टेम्परेचर चाहिए उस टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट है, जिसका एक एवरेज मीनिंग जो है 21 से 22 डिग्री सेंटीग्रेड। और 21 से 22 डिग्री सेंटीग्रेड जो है इसी के बीच में मिल सकता है, इसके ऊपर इसका टेम्परेचर लो हो जाता है। इसलिए पहला कंडीशन कोरल को बनाने के लिए क्या चाहिए? टेम्परेचर। और ये टेम्परेचर कहाँ पर मिल सकता है? 30 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री। क्या हम लोग क्लियर हैं यहाँ पर? दूसरा हम लेते हैं इसमें, इसके लिए सैलिनिटी। सैलिनिटी का मतलब होता है कि महासागर के पानी में जो है जो नमक का परसेंटेज है वो बड़ा बैलेंस होना चाहिए। और ये बैलेंस का मतलब है कि ओशन में इन एवरेज जो है सैलिनिटी जो होता है वो 35% का होता है। कितना होता है? और हमें जो कोरल का बनने के लिए सैलिनिटी चाहिए वो है लगभग आपका 27 से 30%। अब बताइए कि एवरेज में सैलिनिटी तो 35% है और कोरल अगर बनना है इसमें तो सिर्फ चाहिए इसमें 27 से 30%, यानी कि ओशन में कैसे बनेगा? अपने आप में कंडीशन क्रिएट कर रहा है इसमें। नेक्स्ट, इसके साथ कुछ ऐसे कंडीशन है कि होने नहीं चाहिए। क्या नहीं होने चाहिए? अब एक काम करते हैं कि अगर ओशन में एवरेज में 35% अगर वो है नमक है इसमें, तो इसको कम करने के लिए कौन कौन से उपाय कर सकते हैं? या तो हम ग्लेशियर को पिघला दें, ग्लेशियर को पिघला देंगे तो उसका पानी मिलेगा तो वो नमकीन कम हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर पिघलाने से कोई फ़ायदा होगा नहीं क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर कम हो जाएगा। और फिर इसके बीच में हम इसका टेम्परेचर, इसका सैलिनिटी को कम कैसे करें? तो कम करने के लिए हमारे पास सिर्फ एक ही कारण बनता है कि रिवर का पानी मिलना चाहिए। रिवर का पानी जहाँ जहाँ पर धरती के इनके बीच में मिलता है वहाँ पर जो है महासागर का पानी जो है उस समय कम खारा हो जाता है। रिवर के पानी में नमक का नहीं होता है, ओशन में मिलता है जब ये, तो 35% की जगह कितना हो जाता है? वो 25 से 30% के बीच में आ जाता है। तो जाहिर सी बात है उन जगहों पर जहाँ पर रिवर का पानी उनको मिल रहा होता है वहाँ पर सैलिनिटी कम हो जाती है और कम होने के बाद जो है ये कोरल को बनाने का काम करता है। लेकिन इसके साथ एक बाधा भी दे दीजिए। जब रिवर का पानी ओशन में मिल रहा होता है ना, तो उस जगह पर रिवर अपने साथ सेडिमेंट्स लेकर भी फ्लो कर रहा होता है। क्या इमेजिन कर पा रहे हैं क्या आप? बाढ़ के पानी में पानी का कलर कैसा होता है? ब्राउनिश होता है, जबकि ऐसे गंगा नदी को देखें तो साफ़ नज़र आता है।
लेकिन बरसात के दिन में कैसा होता है, मडी नज़र आता है। क्यों भाई? क्योंकि रिवर अपने साथ क्या लेके चलता है, मडी सेडिमेंट्स लेके चलता है। और ये सेडिमेंट्स क्या होते हैं ना, ये सबसे बड़े ऑब्स्टिकल होते हैं इसके, और ये सेडिमेंट्स कोरल को दबा देते हैं, कोरल को ढक देते हैं, और कोरल को ढकने से उनका सन रेज से मिलने वाला खाना रुक जाता है, जिसके कारण मर जाते हैं। तो कहने का मतलब है कि कोरल को बनने के लिए रिवर का तो वाटर चाहिए, लेकिन डायरेक्ट नहीं चाहिए। डायरेक्ट क्यों नहीं चाहिए भाई? क्योंकि डायरेक्ट वाटर उसके सेडिमेंट से उसके मुंह को बंद कर देगा डेवलपमेंट को, और उसका डेवलपमेंट नहीं होगा। तो फिर कहाँ पर होना चाहिए? वो रिवर के साइड में होना चाहिए। यानी कि रिवर ऐसे बह रहा है, ओशन मिल रहा है, तो इसके बगल में होना चाहिए कहीं, क्योंकि यहाँ पर उसका सैलिनिटी कम होगा, लेकिन सामने तो जो है सेडिमेंट से वो पूरी तरह से मडी हो गया होगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये सारे कंडीशंस हैं जिसके बेसिस पर जो है हमारे कोरल्स बनाए जाते हैं। इसके लिए मैंने एक स्लाइड ली है जिसमें कि आप मैक्सिमम चीज़ों को एक बार में देख के समझ लें। तो सबसे पहले मैंने आपको जो है 3 डायग्राम लिया है, और 3 डायग्राम से कोरल रीफ को समझा जा सकता है। पहले पूरा समझ लेंगे और फिर लिखने का काम लास्ट में करेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या किया इसमें, सबसे पहले एक वॉल्केनिक माउंटेन निकाल दिया। वॉल्केनिक माउंटेन निकलने के बाद साइड में जो है इसके क्या जम गए, कोरल जम गए। कोरल क्या होता है, लाइम सिक्रेटिंग ऑर्गेनिज्म, जिसको क्या कहा जाता है, पॉलिप्स। क्या कहते हैं? तो जब ये कोस्ट के साथ चिपक जाते हैं तो उनको हम क्या कहते हैं, फ्रिंजिंग। कोरल कौन सा है, ये फ्रिंजिंग वाला है। तो पहला स्टेज जो कि साइड में चिपक के रहता है उसको हम कहते हैं फ्रिंजिंग। और ये फ्रिंजिंग जहाँ जहाँ पर रहता है, ओशन का वाटर जो है उसका डेप्थ हो जाता है कम। डेप्थ कम होने से सबसे ज़्यादा क्या फ़र्क पड़ता है कि लोगों के लिए टूरिस्ट स्पॉट के रूप में देखा जाता है, क्योंकि सागर में जाएं और वहाँ पर पानी की गहराई कम हो। आपने कभी पिक्चर में देखा होगा ना कि आसमान से वीडियो दिखाते हैं और ज़मीन पर जो है शार्क और मछली तैरती हुई दिखती है। क्या देखा कभी आपने? तो आप बताइए इतना क्लियर विजुअल कैसे आ सकता है? क्योंकि ज़ाहिर सी बात है ओशन का डेप्थ ज़्यादा है, कम है? कम डेप्थ होने के कारण जो है वो दिख रहा है। और ये पॉसिबल कब हो सकता है, जब ये फ्रिंजिंग रीफ है, यानी ओशन के कोस्ट के बगल में क्या है, इसमें पूरी तरह से प्रवाल भरे हैं और प्रवाल के कारण जो है इसकी गहराई कम होगी। तो यहाँ पर ऐसे समय में लगून्स पाए जाते हैं। शब्दों को ध्यान से समझना। लगून का मतलब होता है जिस ओशन का रेंज में ओशन का डेप्थ कम हो उसको हम कहते हैं लगून। तो लगून वाटर क्या होता है, कम डेप्थ वाला ओशन का वाटर। तो बताइए कि आपको घूमने जाना है तो गहरे वाला ओशन में घूमने जाएंगे कि कम गहरे वाले में? क्योंकि वहाँ पर बोटिंग भी कर सकते हैं, स्विमिंग भी कर सकते हैं, और वहाँ पर बड़ी मछलियों के आने के चांसेस भी कम होंगे। आ जाएंगे तो दूर से दिख भी जाएंगे। तो ऐसे फ्रिंजिंग रीफ्स वर्ल्ड में कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं, एग्ज़ाम में इसके क्वेश्चंस देखेंगे ज़रा। भारत में अंडमान निकोबार आइलैंड्स इसके सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध आइलैंड्स माने जाते हैं। किसके आइलैंड्स? फ्रिंजिंग रीफ के। एग्ज़ाम के क्वेश्चंस में भी जाना है थोड़ा। तो पहला सेक्शन क्लियर हो गया। अब धीरे धीरे देखिए ये जो वॉल्केनिक आइलैंड जो था, अब ये डूब रहा है कि उठ रहा है? ये इसके हिसाब से अब ये डूब रहा है कि नहीं डूब रहा है, यानी नीचे धंस रहा है थोड़ा सा। जैसे कि हमने मकान बना लिया, पहले था 20 फुट का, 50 साल बाद क्या हो गया, 10 फुट का रह गया। नालंदा विश्वविद्यालय सुना होगा आपने, नालंदा यूनिवर्सिटी। अगर आप वहाँ पर जाएँ तो आपको वहाँ पर गाइड बताएंगे कि 9 स्टोरी बिल्डिंग थी, 9 स्टोरी बिल्डिंग थी, और 3 स्टोरी आज ज़मीन के नीचे चली गई। तो आप कहेंगे ज़मीन के नीचे किसने बना दिया हो? अरे समय के साथ ग्रेविटी के टुवर्ड्स पुल में वो 3 बिल्डिंग उसके नीचे चली गई। तो उसी तरह से समय के साथ ये जो लैंड मास है वो धीरे धीरे नीचे दब गया है। हमारे भारत में सबसे ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज कौन सा है? तो जाहिर सी बात है अरावली पहले कभी ऊंचा रहा करता होगा, समय के साथ नीचे चला गया इसमें। तो ये भी समय के साथ जब नीचे जाएगा तो ये इसका जो आप फ्रिंजिंग देख रहे हैं, अब ये फ्रिंजिंग जो है दूर हो गया। अब फ्रिंजिंग जब दूर हो गया तो बीच में पानी आ गया, तो अब इसको हमने बैरियर रीफ के नाम से जाना। फ्रिंजिंग तो चिपक के रहने वाला है, लेकिन डूबने के बाद जब ये दूर हो गए इसमें तो ये बैरियर, बीच में पानी के साथ ये बैरियर बना रहा है। अब ये बैरियर बनने से क्या फ़ायदा है इसमें? ओशन का जो करंट आता है तटों पर जो है ओशन में सुनामी ला देता है, बड़े बड़े तेज़ वेव्स आते हैं इसमें। तो ये बैरियर होने से अब ओशन को बहुत हाई टाइड्स का सामना नहीं करना पड़ता, ये पहले से रोक देता है इसमें। और यहाँ पर सी पोर्ट्स यानी कि बंदरगाह जो होते हैं वो काफ़ी सुरक्षित हो जाते हैं, क्योंकि पानी हमेशा स्टोर रहता है। हमें पता है ना कि टाइड्स आता है तो पानी भरता है और एब्स आता है तो पानी चला जाता है, लेकिन ये बैरियर क्या करता है, पानी को मूवमेंट्स होने नहीं देता, एवरेज में रख देता है इसमें। तो ये बैरियर रीफ जो है आपके ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी यूज़ होता है, वाटर को एक लेवल तक स्टोर करके रखता है। वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा बड़ा बैरियर रीफ जो है ग्रेट बैरियर रीफ माना जाता है, जो कि ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ ईस्ट पार्ट पर जो है जो बैरियर रीफ है, विश्व का सबसे बड़ा बैरियर रीफ के नाम से जानते हैं। इस तरह से बना हुआ है, जिसको अभी हम मैप में देखने वाले हैं।
तो इसकी लंबाई कितनी है? लगभग 2000 किलोमीटर, 2000 किलोमीटर्स। चौड़ाई कितनी है? लगभग 160 किलोमीटर। तो इतना लंबा और चौड़ा ग्रेट बैरियर रीफ है ना, जिसके कारण वर्ल्ड का सबसे बड़ा रीफ इसको कहते हैं। लास्ट हम देखते हैं एटॉल, क्योंकि हम डार्विन सिद्धांत के अनुसार देख रहे हैं। तो सबसे पहले जो वोल्केनिक आइलैंड जो था नीचे सबमर्ज होता गया, तो पहले फ्रिंजिंग में था, फिर बैरियर में चला गया, अब ये नीचे ही डूब गया। लेकिन नीचे डूबने के बाद नीचे इसका तो आइलैंड है, लेकिन ऊपर जो है इसने जो कप शेप या हॉर्स शू का शेप बना दिया। दोबारा मैं कह रहा हूँ, कौन सा शेप बता रहे हैं? हॉर्स शू। हॉर्स शू, घोड़े की नाल आपने देखी है कभी? घोड़े की नाल कुछ लोग अपने घर के आगे लगा देते हैं, जिससे कि कोई भी नेगेटिव वाइब्रेशन, नेगेटिव एलिमेंट्स और साइड से बचा जाए। तो हॉर्स शू के साथ इसको एटॉल को जोड़ा जाता है। और महासागर के बीच में जो है ये ऐसा जगह होता है जहाँ पर फ्रेश वाटर, मीठा पानी होता है। अगर ओशन के बीच में अगर ऐसा कोई आपको जगह मिल जाए जिसका पानी पिए और वो मीठा हो, यानी कि सलाइन ना हो, तो उसका नाम क्या होगा? और इस तरह से एटॉल जो है धरती पर एक विशेष स्थिति में रहता है। इसको देखेंगे इसमें किस तरह से मैप बना है। इस तरह से एटॉल बन गया है ये, और ये आपका फ्रेश वाटर, फ्रेश वाटर के साथ आ गया। फ्रेश वाटर के साथ जो है भारत में एटॉल लक्षद्वीप और मालदीव जैसे जगहों पर पाए जाते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास ये सब्जेक्ट बन गया, और इस सब्जेक्ट के साथ अब हमारे पास कुछ ऐसे क्वेश्चंस हो गए जो कि इतने देर में समझने के बाद आपकी अंडरस्टैंडिंग कैसी है और कितना समझ पाते हैं, इसको एक बार टेस्ट कर लेते हैं, है ना। टेस्ट करने के बाद मैं किसी से भी पूछ सकता हूँ कि ये क्वेश्चन का आंसर बताएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इस सेक्शन को दिखा रहा हूँ, और मैं चाहूँगा कि आदित्य के बगल में बैठा हुआ लड़का खड़े होकर आंसर दे। खड़े हो जाए जी, बगल में खड़े हो जाइए। हाँ, खड़े हो जाइए प्लीज़, स्टैंड अप। थोड़ा टाइम ज़्यादा ना लगाए, सबको मौका मिलेगा। आंसर देखिए कौन सा आंसर होगा। सभी लोग अपने पास आंसर रखें, हम बात करेंगे। हाँ बताइए, पहला क्या होगा? बताइए, इसमें पहला क्या है? कंसेप्ट बताइए, क्या पढ़े थे अभी? संदेश खड़े हो जाइए, बताइए क्या कंसेप्ट हम पढ़े थे अभी? जल्दी से फास्ट खड़े हो जाएंगे इसमें। हाँ, तब तक सोचिए जल्दी से। आदित्य पीछे खड़ा हो जाओ। हाँ, खड़े हो जल्दी से। कंसेप्ट बताइए, क्या आंसर को कंसेप्ट देगा ये? इसको सॉल्व कैसे करें? हर्ष खड़े हो जाओ, बताइए आंसर क्या होगा? सर सबसे पहले फ्रिंजिंग रीफ होगा। क्या कंसेप्ट क्या है इसका, बताइए। क्या कंसेप्ट समझाए थे आपको? हाँ, इधर आप बताइए, क्या कंसेप्ट बताया था आपको? आलोक खड़े होकर बताइए, सर कंसेप्ट बता दीजिए। बताए थे जिसमें ज़्यादा गहरा हो और बैरियर रीफ में कम गहरा, और अटोल में सर घोड़े की नाम लेके। इसमें आंसर के साथ मेरे को बताइए कौन सा आंसर होगा और उसके लिए क्या कंसेप्ट हमने बताया था? ऑप्शन बी होगा सर। हाँ बताइए कैसे? क्योंकि सर सीक्वेंस में पूछा, तो सीक्वेंस में सर फर्स्ट में फ्रिंजिंग रीफ ही आएगा, उसके बाद बैरियर रीफ, उसके बाद अटोल। कंसेप्ट क्या बताया था? कंसेप्ट बताए थे सर कि फ्रिंजिंग रीफ में जो ज़्यादा गहरा हो, और आगे आप बताइए, आशीष बताइए। Sir, the concept is that the fringing reef, the coral is up to their highest peak. Sir, वो थोड़ा सा ऊपर आता है, जैसे कि salinity। आप बताइए। फ्रिंजिंग रीफ में उसका हाइट ऊपर रहता है, उसका बैरियर में से थोड़ा नीचे हो जाता है, अटॉल में। चलिए सभी लोग बैठ जाइए, आपको अपना ऑब्जर्वेशन पता चल गया होगा इसमें। इसका कंसेप्ट हमारे पास ये है इसमें कि डार्विन के सिद्धांत में सबसे पहले वॉल्केनिक जो माउंटेन बना है उसके कोस्टल रीजन पर ही इसका डिपोजिशन होता है। कोस्टल रीजन पर, कहाँ पर? कोस्टल रीजन। तो कोस्टल रीजन पर जब डिपॉजिट होगा तो वो स्ट्रक्चर फ्रिंजिंग के नाम से जाना जाएगा। फिर उसके बाद वो धीरे धीरे सबमर्ज हो जाएगा, क्योंकि सबमर्ज का सिद्धांत है। तो सबमर्ज होगा तो जो कोस्टल रीजन पर जो फ्रिंजिंग बना हुआ था, अब वो फ्रिंजिंग दूर हो गया तो बैरियर चला जाएगा, और बैरियर के बाद जब वो डूब जाएगा तो उसके ऊपर बन जाएगा तो अटॉल बन जाएगा। तो ये आपका स्ट्रक्चर के बेसिस पर जो है ये वाला सेक्शन आपका सही बना। इसलिए आपको कंसेप्ट याद करना है, रटने से काम नहीं चलेगा। और आपके बीच में जो भी मैंने पूछे हैं ना आपको, वो कंसंट्रेटेड नहीं है क्लास में, है ना। आपका कंसंट्रेशन ही नहीं है, आपको लग रहा है लिखेंगे तो हो जाएगा, कभी नहीं हो।
बिल्कुल ध्यान से समझिए कि क्या बोला जा रहा है, ये प्रीशियस टाइम है आपका। दूसरे क्वेश्चन में आएंगे। ये क्वेश्चन का ट्राई करेंगे, इसी के माध्यम से आपको सीखने को मिलेगा। अच्छा, ब्लीच का मतलब जानते हैं क्या होता है? ब्लीच का मतलब किसी को गोरा कर देना हो। ब्लीच का मतलब ब्लीचिंग करा के गोरा कर देना। तो आप इसको अपने शब्द में मत लीजिएगा। देखिए, ये हेल्दी है और ये ब्लीचिंग है, तो दोनों में क्या हो? गोरा होना है मतलब वाइट हो जाना। तो एक्चुअली कोरल क्या होता है ना कि सनलाइट से लेने के बाद अपने ऊपर एल्गी को बना लेता है। एल्गी का कलर क्या होता है? तो इसके कारण इसका हेल्दी स्ट्रक्चर जो रहता है वो ग्रीन के साथ रहता है। हेल्दी मतलब स्वस्थ, जो कि सनलाइट को लेने के बाद, सैलिनिटी कम होने के बाद इसमें जो एल्गी डेवलप होता है वो ग्रीनिश कलर में होता है। लेकिन किसी कारण से अगर टेम्परेचर बढ़ जाता है, क्या बढ़ जाता है? तो टेम्परेचर बढ़ने से क्या होता है? ये एल्गी मर जाती है। तो एल्गी मर जाएगी तो क्या दिखेगा? इसका स्केलेटन हो गया। तो स्केलेटन जब दिखता है, वाइट दिखता है इसमें, तो हम इसको कहते हैं ब्लीचिंग। तो इसी को हमने नाम दिया इसमें कोरल ब्लीचिंग। क्या होता है? ये एग्ज़ाम का आपका क्वेश्चन था और इसलिए हमने इस क्वेश्चन को रखा हुआ। अब जरा आंसर जल्दी से देख के बताइए क्या होगा। सही है यहाँ पर? तो इस तरह के आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट अब देखेंगे इसमें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच्ड। ये सब एग्जाम के क्वेश्चंस हैं, ट्राई करेंगे आप थोड़ा सा इसमें। आपको मैंने यहाँ के लक्षद्वीप के साथ क्या बताया था? तो इस तरह से हम लोग अपने टॉपिक में आ रहे हैं। अब हम लिखना स्टार्ट करेंगे ओशन साइंस और कोरल रीफ्स। ये सब एग्ज़ाम के क्वेश्चंस हैं और एग्ज़ाम के क्वेश्चंस इस तरह से ही आते हैं। तो सबसे पहले एक लिखेंगे इंट्रोडक्शन। कोरल हिंदी में इसको कहते हैं प्रवाल। जिनको हिंदी वाला वर्ड लिखना है तो कोरल के साथ प्रवाल वर्ड का यूज़ करें। कोरल आर लाइम सिक्रेटिंग, लाइम मतलब चूना, लाइम सिक्रेटिंग ऑर्गेनिज्म। कोरल आर लाइम सिक्रेटिंग ऑर्गेनिज्म mainly known as calcium carbonate. In the solid structure amid the ocean, in the solid structure amid the ocean. Amid का मतलब होता है महासागर में बीच में। In amid the ocean. Point number next. According to Charles Darwin, corals can be described in four different पार्ट्स। लिख लेंगे इसमें कौन कौन से पार्ट हैं। व्हाट इज कोरल, हाउ इट इज मेड, टाइप ऑफ कोरल रीफ एंड कोरल ब्लीचिंग। इनको 4 भागों में इसको समझना। लाइन चेंज करके लिखेंगे इसको थोड़ा सा। क्लास में पूरा कंसेप्ट क्लियर करके जाना है आपको। इट इज़ एडवांस टॉपिक, ओशन साइंस का एडवांस टॉपिक है ये। लिख लिया आपने? ठीक। अब सबसे पहले हम व्हाट इज इट के बारे में बात करेंगे।
हेडिंग बना लेंगे इसमें, व्हाट इज इट, क्योंकि क्वेश्चन लिखा है तो समझने का हमें मौका मिल जाएगा। कोरल्स आर स्मॉल लाइम सिक्रेटिंग, सिक्रेट करने वाले लाइम सिक्रेटिंग ऑर्गेनिज्म नोन एज पॉलिप, POLYP। कोरल्स आर लाइम सिक्रेटिंग, सिक्रेट करने वाला ऑर्गेनिज्म known as polyp, POLYP, lime secreting organism known as polyps, which are composed of calcium carbonate। कैल्शियम कार्बोनेट को अंडरलाइन कर लेंगे। अब लिखेंगे इसमें हाउ इट इज़ मेड। व्हेन पॉलिप्स का मतलब वही कोरल पॉलिप्स हैं। व्हेन पॉलिप्स डाई देन दे डिपॉजिटेड in three different structures, मोबाइल उठाइए उधर से गिरा हुआ। Then they deposited in 3 different structures. Number 1, fringing reef. Number 2, barrier reef. Number 3, atoll। मरने के बाद ये डिपॉजिट होते हैं 3 स्ट्रक्चर्स में, जिसमें एक को कहते हैं फ्रिंजिंग रीफ, दूसरे को कहते हैं बैरियर रीफ और तीसरे को कहते हैं एटॉल। इनका फॉर्मेशन किस चीज़ से होता है? कैल्शियम कार्बोनेट। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 होता है ना, CaCO3। तो कैल्शियम कार्बोनेट करके ये सेक्शन बन CaCO3 यही है ना, यही है। तो कैसे मेड होते हैं इसमें? तो जो भी कोरल पॉलिप्स होते हैं भरने के बाद ये डिपॉजिट हो जाते हैं, और डिपॉजिट होने के बाद क्योंकि ये लाइम सिक्रेटिंग होते हैं, तो लाइम सिक्रेट करने से चूना जो है आपस में जुड़ जाता है, और जुड़ने के बाद एक स्ट्रक्चर बनाता है जो कि फ्रिंजिंग, बैरियर और एटॉल के नाम से जानते हैं। अब लिखेंगे टाइप्स ऑफ कोरल रीफ्स। छोटा छोटा टॉपिक लिख रहे हैं ताकि समझ में आ जाए। टाइप्स ऑफ कोरल रीफ्स। अब टाइप्स ऑफ कोरल रीफ जो सेक्शन लिख रहे हैं ना, उसको मैं चाहूँगा कि आप इस तरह से लिखिए। सबसे पहला, दूसरा और तीसरा। तो फ्रिंजिंग में क्या है? अटैच्ड और क्लोज टू कोस्ट। कोस्ट का मतलब होता है तट, तट के पास जो क्लोज जुड़े रहते हैं। दूसरा बैरियर का मतलब क्या होता है? अब्रॉड, लगून और मेनलैंड। मेनलैंड से थोड़ा सा दूर चले जाना, मेनलैंड से थोड़ा सा दूर चले जाना। और तीसरा अपना अटोल है इसमें, जो कि रिंग शेप्ड रीफ, सेंट्रल लगून और इसको हॉर्स शू से भी रिंग। कभी कभी जो मैं लिखता हूँ ना वो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ जाता है, इसलिए ध्यान रखिएगा। अटोल में हॉर्स शू शेप्ड को लिखना है। रिंग शेप्ड भी हो गया आपका, और हॉर्स का, घोड़े की नाल के आकार का, इस शेप्ड में ये डेवलप करता है इसमें। हॉर्स शू शेप्ड। गॉट इट? Yes, sir. अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल्स में जो है कैटेगरीज जो लिख रहे हैं ना हम इसमें, फ्रिंजिंग रीफ में लिख लेंगे इसमें अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स,
एग्जाम्पल में फ्रिंजिंग रीफ का लिखेंगे, अंडमान निकोबार आइलैंड्स, फ्रिंजिंग रीफ